हेलो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। आप सभी का इस YouTube चैनल पर स्वागत है। आज अपने कक्षा 8 विषय गणित की जो प्रश्नावली 13.2 है उसके सवालों को हल करेंगे। इससे पहले की क्लास के अंदर अपने प्रश्नावली 13.1 सीधा अनुपात या प्रत्यक्ष अनुपात के जो सवाल थे उनको सॉल्व किया। आज अपने प्रतिलोम अनुपात जो है, प्रतिलोम समानुपात है, उनके सवालों को हल करते हैं। पीछे की क्लास के अंदर हमने प्रत्यक्ष अनुपात और प्रतिलोम समानुपात के बारे में सामान्य जो जानकारी थी वो भी अपने प्राप्त कर ली थी। एक उदाहरण पहले अपने देख लेते हैं। इस प्रश्नावली का 8वां उदाहरण जो अपने को दे रखा, जिसमें बोला है कि एक छात्रावास में 100 विद्यार्थी हैं और उनके भोजन की 20 दिन की सामग्री पर्याप्त है। यानी कि 100 विद्यार्थी एक हॉस्टल में रह रहे हैं और 20 दिन की जो भोजन सामग्री है वो उनके लिए पर्याप्त है। इस समूह में 25 विद्यार्थी और आ जाएं तो इस भोजन सामग्री कितने दिन तक चलेगी। पहले 100 विद्यार्थी थे, 100 विद्यार्थियों को खाने के लिए 20 दिन का भोजन पर्याप्त था। अब वहाँ पे 25 विद्यार्थी और आ जाते हैं तो जो 20 दिन तक चलने वाला भोजन था वो अब कम दिनों तक ही चल पाएगा, क्योंकि 25 विद्यार्थी वहाँ पे और आ चुके हैं। यानी कि विद्यार्थियों की संख्या में तो वृद्धि हो चुकी है, लेकिन जो खाने का भोजन था, सामग्री थी, वो क्या चले, कम दिनों तक चलेगी। तो ये प्रतिलोम समानुपात हो जाएगा। ठीक है, इसकी एक इस तरीके से अपने को सारणी बनानी पड़ती है पहले, जिसमें जो दो मेन बातें अपने को दी जाती है कि विद्यार्थियों की संख्या पहले 100 थी, उसके बाद 125 हो गई। फिर दिनों की संख्या लिखते हैं, 20 दिन चलेगा, और उसके बाद अपने मान लेते हैं कि वो y दिन चलेगा। ध्यान दीजिए कि जितने विद्यार्थी अधिक होंगे उतने ही कम समय में भोजन सामग्री समाप्त हो जाएगी। अतः यह एक प्रतिलोम समानुपात की स्थिति है। तो इसलिए इसको लिखा जाएगा, इन दोनों का गुणा लिखना है और इधर से इन दोनों का गुणा लिखना है। जो अपने प्रत्यक्ष समानुपात की बात की थी, प्रत्यक्ष समानुपात के अंदर तो अपने बटे में लिख रहे थे कि 100 बटे में 20 और बराबर 125 और बटे में y। ये तो प्रत्यक्ष समानुपात में था। लेकिन अब जो प्रतिलोम समानुपात की बात करेंगे तो दोनों को गुणा में लिखा जाएगा। इन दोनों का गुणा में लिखना है और इधर से इन दोनों को गुणा में लिखना है। गुणा में लिखने के बाद अपने पास 100 गुना 20 और 125 गुना y आ जाएगा। इस y का गुणा मान अपने को ज्ञात करना है। तो ये 25 अब इसके बटे में चले जाएंगे, भाग में चले जाएंगे। तो दोनों का अगर अपने यहाँ पे 25 के पहाड़े से अगर इसको काटते हैं, 25 चौका 100 और 25 5 है 125, फिर 5 के पहाड़े से 4 तक कट जाएगा। 4 को 4 से गुना किया तो 16 दिन तक अब भोजन वो चलेगा। यानी कि जो पहले 20 दिनों तक भोजन पर्याप्त था, सामग्री पर्याप्त थी, अब 25 विद्यार्थी और आ जाने से वो 16 दिन तक ही भोजन की सामग्री है वो पर्याप्त होगी। ठीक है, इसके बाद इसी प्रकार का अपने को 9वां उदाहरण भी यहाँ पे दे रखा है कि यदि 15 श्रमिक किसी दीवार को 48 घंटे में निर्मित करते हैं तो इसी कार्य को 30 घंटे में पूरा करने के लिए कितने श्रमिकों की आवश्यकता होगी। तो पहले 48 घंटे में काम पूरा हो रहा है, अब उसी काम को जल्दी पूरा करवाना है, 30 घंटे में ही पूरा करवाना है। तो श्रमिकों की संख्या क्या करवानी पड़ेगी, अपने को ज़्यादा लगानी पड़ेगी। तो यहाँ पे पहले सारणी आप देख रहे हो, घंटों की संख्या लिखिए, पहले 48 घंटे, बाद में 30 घंटे। नीचे श्रमिकों की संख्या लिख दी कि पहले 15 श्रमिक काम के लिए चाहिए, उसके बाद मान लिया कि y श्रमिक काम के लिए चाहिए। ये अपना प्रतिलोम समानुपात हो जाएगा, दोनों का गुणा करना है और उसके बाद इसको सॉल्व कर देना है। इसके बाद अपने पास आती है 13.2 जो प्रश्नावली है। इसका जो पहला सवाल इसमें बोला है कौन प्रतिलोम अनुपात में है। इन सवालों में से कौन कौन से सवाल हैं जो प्रतिलोम अनुपात के अंदर है, यानी कि एक तरफ कमी करने पर दूसरी तरफ वृद्धि होती है, ऐसे वो छांटनी करनी है अपने को। पहला है किसी कार्य पर लगे व्यक्तियों की संख्या उस कार्य को पूरा करने में लगा समय, तो ये अपना प्रतिलोम अनुपात हो जाएगा।
इसका लिखा जाएगा यह प्रतिलोम अनुपात है, यह प्रतिलोम अनुपात है, क्योंकि कार्य में लगे जो व्यक्तियों की संख्या, अगर व्यक्तियों की संख्या को अपने अधिक कर देंगे तो उसमें समय है वो कम लगेगा, अगर व्यक्तियों की संख्या कम कर दी तो जो समय है वो अधिक लग जाएगा। तो ये प्रतिलोम अनुपात हो रहा है। दूसरा कि एक समान चाल से किसी यात्रा में लिया गया समय और तय दूरी, ठीक है, समान चाल से समय लिया गया समय और तय दूरी, चाल को समान रखना। अगर स्पीड समान रहेगी तो जितनी दूरी है उतना ही समय लगेगा। इसमें ऐसा नहीं है कि समय अधिक करने से दूरी कम हो जाएगी या दूरी अधिक करने से समय कम हो जाएगा। दूरी बढ़ेगी तो समय भी ज़्यादा लगेगा, समय कम लगाना दूरी भी क्या चली जाएगी, कम चली जाएगी। तो ये क्या हो जाएगा, ये प्रत्यक्ष समानुपात में है। ये वाला क्या है, प्रत्यक्ष समानुपात में है, लेकिन ये प्रतिलोम अनुपात में नहीं है। तीसरा, खेती की गई भूमि का क्षेत्रफल और काटी गई फसल, तो ये भी प्रतिलोम अनुपात में नहीं है, यह प्रतिलोम अनुपात में नहीं है। चौथा है एक निश्चित यात्रा में लिया गया समय और वाहन की चाल। अब अगर अपने वाहन की चाल को बढ़ा देते हैं, वृद्धि करते हैं वाहन की चाल में, तो यात्रा करने में जो समय है वो कम लगेगा। अगर वाहन की चाल को कम कर देते हैं तो जो समय है वो अधिक लगेगा। तो यह है प्रतिलोम अनुपात में है, ठीक है। चौथा पॉइंट प्रतिलोम अनुपात में है। उसके बाद पांचवा बोला किसी देश की जनसंख्या और प्रति व्यक्ति भूमि का क्षेत्रफल। अब मान लो कि इतना किसी देश का कोई क्षेत्रफल है, अगर इसमें कम लोग रहते हैं तो प्रत्येक जगह पे जो प्रति वर्ग क्षेत्रफल है, प्रति व्यक्ति भूमि है, यानी कि प्रत्येक व्यक्ति के भूमि हिस्से में भूमि ज़्यादा आएगी। अगर कम लोग रह रहे हैं तो भूमि ज़्यादा आएगी। अगर यहाँ पे व्यक्तियों की संख्या ज़्यादा हो जाती है इसके अंदर, तो प्रत्येक व्यक्ति के हिस्से में भूमि है वो कम आएगी। यानी कि व्यक्तियों की संख्या ज़्यादा होने पर जो भूमि का क्षेत्रफल है वो कम हो जाएगा। तो यह भी क्या है, प्रतिलोम अनुपात है। पहला पॉइंट प्रतिलोम अनुपात है, उसके बाद अपना चौथा पॉइंट प्रतिलोम अनुपात है और पांचवा पॉइंट है प्रतिलोम अनुपात है। दूसरे प्रश्न में बोला एक टेलीविज़न गेम शो में रुपये 1 लाख की पुरस्कार राशि विजेताओं में समान रूप से वितरित की जानी है। यानी कि अगर उस शो के अंदर एक ही व्यक्ति विजेता होता है तो उसको 1 लाख रुपये मिल जाएंगे। अगर 2 व्यक्ति इकट्ठे वहाँ पे विजेता हो जाते हैं तो 50-50 हज़ार रुपये मिलेंगे। अगर 4 व्यक्ति विजेता होते हैं तो उनको फिर 25-25 हज़ार मिलना है। यानी कुल राशि 1 लाख रुपये ही बांटी जानी है। जितने ज़्यादा विजेता होंगे उतनी ही राशि क्या आएगी, कम आएगी। जितने विजेता कम होंगे उतनी राशि उनके हिस्से में ज़्यादा आएगी। और नीचे अपने को सारणी दे रखी, सारणी को कंप्लीट करना है। तो जैसे एक व्यक्ति था 1 लाख रुपये मिलता है, 2 व्यक्ति हैं तो उनको 50 हज़ार रुपये मिलेगा। अब 4 व्यक्ति हैं तो 4 व्यक्ति इसमें अपने 1 लाख के अंदर 4 से भाग कर देंगे, 25 हज़ार आ जाएगा, तो हमें 25 हज़ार लिख देना है। फिर 5 का भाग देंगे तो 20 हज़ार आ जाएगा। उसके बाद इसमें 8 का भाग देना है, तो 8 का भाग देने पर आ जाएगा अपने पास 12,500, ठीक है, 12,500 आ जाएगा। उसके बाद फिर 10,000 आ जाएगा, फिर 5,000 आ जाएगा। तो इन जो भी संख्या यहाँ पे अपने को दे रखी है, इन संख्याओं का भाग दे के 1 लाख के अंदर इनका भाग देना है और जो उत्तर आता है वो इस जो सारणी है इसको पूरा कर देना है। आगे तीसरे प्रश्न के अंदर देखें कि रहमान तीलियों या डंडियों का प्रयोग करते हुए एक पहिया बना रहा है। वह समान तीलियां इस प्रकार लगाना चाहता है कि किन्हीं भी क्रमागत तीलियों के युग्मों के बीच के कोण क्या रहें, बराबर रहें। अब ये जो चक्कर है, एक पहिया है, इस पहिए का जो पूरा कोण है वो 360 डिग्री का होता है। अगर इसमें 4 तीलियां लगा देंगे, अगर इसमें 4 तीलियां लगाएंगे, 4 का भाग देना है। अगर इसमें अपने अगर मान लो कि इसमें 6 तीलियां लगा तो इसमें कितने का भाग देना, 6 का भाग देंगे। अगर इसमें 8 तीलियां हैं तो इसमें 8 का भाग दिया जाएगा। अगर इसमें 10 तीलियां लगा 10 का भाग देना है। और अगर इसमें 12 तीलियां लगी हुई हैं तो 12 का भाग दे के 2 क्रमागत तीलियों के बीच का कोण ज्ञात हो जाएगा। जैसे कि 4 तीलियां हैं अपने पास इस तरीके से, ठीक है, 4 लगी हुई हैं, तो 4 का भाग देंगे तो इसमें अपने पास आ जाएगा 90 डिग्री का आ जाएगा। यानी कि ये जो कोण है वो 90 डिग्री का है। अगर यहाँ पे इस तरीके से 6 लगी हुई हैं
तो ये अगर अपने 6 का भाग देंगे तो इसके बीच का जो कोण आएगा वो 60 डिग्री का आ जाएगा। अगर 8 का देंगे तो इसके बीच का कोण है 45 डिग्री का आ जाएगा। अगर 10 तीलियां हैं, 10 का भाग देने पर 36 डिग्री का आ जाएगा और 12 का भाग देने पर 30 डिग्री का कोण आ जाएगा। तो इस तरीके जितनी तीलियों की संख्या है उतने का भाग देने पर दो क्रमागत तीलियों के बीच का जो कोण है वो अपने को ज्ञात हो जाता है। नीचे अपने को सारणी दे रखी है, यहाँ पे इस सारणी को पूरा करना है। दो कॉलम अपने को पूरे करके दे रखे हैं। 360 में भाग देना, अपने को ध्यान रखना 360 के अंदर भाग देना है, क्योंकि जो पूरा पहिया है, पहिए का जो पूरा घूमता है 360 डिग्री का कोण बनता है। तो यहाँ पे पहले 4 तीलियों के लिए 90 डिग्री आ गया, 6 तीलियों के लिए 60 डिग्री आ गया, 8 तीलियों का यानी कि 8 का भाग देंगे तो ये आ जाएगा यहाँ पे 45, 10 का भाग देंगे 36 और 12 का भाग देंगे तो 30 आ जाएगा। पहला पॉइंट पूछा है, क्या तीलियों की संख्या और क्रमागत तीलियों के किसी युग्म के बीच का कोण प्रतिलोम समानुपात में है? तो लिख देंगे हाँ। इसका उत्तर क्या लिखा जाएगा? हाँ लिखा जाएगा। जैसे जैसे तीलियों की संख्या बढ़ती है, ठीक है, वैसे वैसे कोण का मान क्या हो रहा है? कम हो रहा है। तो ये प्रतिलोम अनुपात के अंदर है, समानुपात में। सेकंड पूछा, 15 तीलियों वाले एक पहिए के क्रमागत तीलियों के किसी युग्म का कोण प्रकलित कीजिए। तो इसका जब अपने उत्तर लिखेंगे तो इसको लिखा जाएगा 360 डिग्री और बटे में 15 आ जाएगा। 360 में अपने 15 का भाग देंगे तो ये आ जाएगा 24 डिग्री का। तीसरा पॉइंट अपने को बोला कि यदि क्रमागत तीलियों के प्रत्येक युग्म के बीच का कोण 40 डिग्री है तो आवश्यक तीलियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसके अंदर भी अपने 360 में 40 का भाग दे देंगे तो ये अपने पास आ जाएगा, 0 से 0 कट के 9 आ जाएगा। ठीक है, 9 तीलियां आ जाएंगी इसका आंसर। इसके बाद चौथा प्रश्न है, यदि किसी डिब्बे की मिठाई को 24 बच्चों में बांटा जाए तो प्रत्येक बच्चे को 5 मिठाइयाँ मिलती है। यदि बच्चों की संख्या 4 की कमी हो जाए तो प्रत्येक बच्चे को कितनी मिठाइयाँ मिलेंगी? ये अपने को बताना है। तो इसकी अपने बनाते हैं, यहाँ पे एक सारणी बना लेते हैं। चौथे प्रश्न की, जिसमें एक तरफ तो लिखा जाएगा बच्चों की संख्या और एक तरफ लिखा जाएगा मिठाई। बच्चों की संख्या पूरी लिख देनी है और नीचे लिख देंगे मिठाइयाँ। इस तरीके से एक सारणी बनेगी। बच्चों की संख्या पहले 24 रखनी है और उसके बाद 4 बच्चों की कमी होगी तो बच्चों की संख्या रह जाएगी 20। अब मिठाइयाँ पहले 5 मिल रही है और बाद में मान लेते हैं कि उसको वाई मिठाई मिलती है। ठीक है, बच्चों की संख्या ज़्यादा होगी तो मिठाइयाँ कम मिलेंगी, बच्चों की संख्या कम होगी तो मिठाइयाँ वो अधिक मिलेंगी। तो लिख देंगे अतः यह प्रतिलोम समानुपात में है, अतः यह प्रतिलोम समानुपात में है। इसके नीचे लिख देना है अतः यह प्रतिलोम समानुपात में है। ये पूरी लाइन आपने लिख देनी है, अतः यह प्रतिलोम समानुपात में है। उसके बाद लिखा जाएगा 24 गुणा 5 और बराबर में 20 गुणा में y। अब 24 को 5 से गुना करेंगे, 24 5 है 120 और जो 20 था वो गुणा वाले इसके बटे में आ जाएगा। अपने पास रह जाएगा यहाँ पे y रह जाएगा बराबर में, और ये 0 से 0 कट जाएगी, 12 में 2 का भाग देंगे 6 आ जाएगा। अतः प्रत्येक विद्यार्थी को 6 मिठाइयाँ मिलेंगी। अतः प्रत्येक विद्यार्थी को 6 मिठाइयाँ मिलेंगी। इसके बाद पांचवा प्रश्न है, जिसमें बोला है किसी एक किसान की पशुशाला में 20 पशुओं के लिए 6 दिन का पर्याप्त भोजन है। ठीक है, 20 पशुओं के लिए पशुशाला के अंदर 6 दिन का भोजन पर्याप्त है। यदि इसी पशुशाला में 10 पशु और आ जाएं तो यह भोजन कितने दिन तक पर्याप्त रहेगा? तो अभी अपने पीछे एक उदाहरण किया था, उसी के उदाहरण के अनुसार इसकी पहले एक अपने को सारणी बनानी है।
इस तरीके से सारणी पहले बना लेंगे। यहाँ पे तो आ जाएगा पशुओं की संख्या लिख देनी ऊपर, तो पशुओं की संख्या और नीचे लिख देना दिन, लिख देना है दिनों की संख्या और पशुओं की संख्या, यहाँ पे पूरा लिख देना है पशुओं की संख्या और दिनों की संख्या। पहले क्या है 20 पशु हैं, उसके बाद 10 पशु और आगे तो पशुओं की संख्या होगी 30। अब 6 दिन के लिए भोजन चलेगा पहले तो, लेकिन बाद में जब पशुओं की संख्या ज़्यादा होगी तब अपने मान लेते हैं कि 22 दिन तक भोजन पर्याप्त रहेगा। तो नीचे लिख देंगे अतः यह प्रतिलोम समानुपात में है, अतः यह प्रतिलोम समानुपात में है, ये पूरी लाइन लिख देनी है, अतः यह प्रतिलोम समानुपात में है। उसके बाद लिखा जाएगा 20 गुणा में 6 और बराबर में 30 और गुणा में y, यानी कि इन दोनों गुणा में लिखना है और इधर से इन दोनों को आपस में गुणा में लिख देना है। अब 20 को 6 से गुणा करेंगे 120 आ जाएगा, 30 गुणा वाली संख्या भाग में आ जाएगी, 30 का भाग देंगे तो ये 0 से 0 कट गया, 12 में 3 का भाग देंगे 4 आ जाएगा। तो जो अब भोजन है वो कितने दिन चलेगा, अतः 4 दिन तक भोजन है वो पर्याप्त रहेगा, अतः 4 दिनों तक भोजन है वो पर्याप्त रहेगा। इसके बाद छठा प्रश्न है जिसमें बोला कि एक ठेकेदार यह आंकलन करता है कि जसमिंदर के घर में पुण्य तार लगाने का कार्य 3 व्यक्ति 4 दिन में कर सकते हैं। यदि वह 3 के स्थान पर 4 व्यक्तियों को इस काम में लगाता है तो यह कार्य कितने दिन के अंदर पूरा हो जाएगा, ये अपने को बताना है इसके अंदर। तो यहाँ पे फिर इस तरीके से एक अपने को सारणी बनानी है। यहाँ तो ऊपर तो लिख देंगे व्यक्तियों की संख्या, व्यक्तियों की संख्या और नीचे आ जाएगा यहाँ पे दिनों की संख्या। व्यक्तियों की संख्या और दिनों की संख्या। तो यहाँ पे व्यक्तियों की संख्या पहले वो कह रहे हैं कि कार्य 3 व्यक्ति 4 दिन के अंदर, यानी कि 3 व्यक्ति हैं और 4 दिन के अंदर काम को पूरा कर रहे हैं। फिर कह रहा है कि यदि वह 3 के स्थान पर 4 व्यक्ति, अब व्यक्तियों की संख्या 4 कर दें तो यहाँ पे अपने को दिनों की संख्या बतानी कितने दिनों के अंदर वो काम पूरा हो जाएगा। तो व्यक्ति ज़्यादा हो गए हैं तो काम कम दिनों के अंदर पूरा हो जाएगा। तो यहाँ लिख देना है यह प्रतिलोम समानुपात में है, यह प्रतिलोम समानुपात में है। उसके बाद दोनों गुणा में लिखना है, 3 गुणा में 4 और बराबर 4 गुणा में y। इसके बाद 3 को 4 से गुणा करेंगे 12 और इधर आ जाएगा 4 गुणा में y आ जाएगा। अब ये 4 है वो 12 के बटे में चला जाएगा, 12 में 4 का भाग देने पर कितना आ जाएगा 3। तो जो 4 व्यक्ति हैं वो 3 दिनों के अंदर इस काम को पूरा कर देंगे, अतः 4 व्यक्ति 3 दिन में काम पूरा कर देंगे। इसी प्रकार से 7वां प्रश्न है। 7वें प्रश्न के अंदर भी कि बोतलों के एक बेंच को 25 बक्सों में रखा जाता है जबकि प्रत्येक बक्स में 12 बोतलें आती हैं। यदि इसी बेंच की बोतलों को इस प्रकार रखें कि प्रत्येक बक्स में 20 बोतलें हों तो कितने बक्स भरे जाएंगे। तो सेम वही अपने एक प्रश्न है, पहले इसकी एक अपने सारणी बनानी है। सातवां प्रश्न है, यहाँ लिखना है बक्सों की संख्या, बक्सों की संख्या आ जाएगी और नीचे यहाँ पे लिख देना है बोतलों की संख्या, बक्सों की संख्या और बोतलों की संख्या। अब बक्सों की संख्या पहले 25 है और प्रत्येक बक्स में 12 बोतलें आती हैं। फिर उसमें क्या दिया कि 20 बोतलें अगर बक्से में रखी जाएं तो कितने बक्स भरे जाएंगे। मान लिया कि x बक्से भरे जाते हैं, ठीक है। अब पहले तो एक बक्से में क्या था कि जैसे ये एक छोटा बक्सा है, इसमें 12 बोतलें रखी जाती हैं तो बक्से ज़्यादा भरे जाएंगे। अब बक्सा है वो बड़ा हो गया, इसमें 20 बोतलें रखी जाती हैं तो बक्से कम भरे जाएंगे, यानी कि ये क्या है प्रतिलोम समानुपात है, अतः यह प्रतिलोम समानुपात है। तो इसके लिखा जाएगा 25 गुना में 12 और बराबर x गुना में 20। अब 25 को 12 से गुना अगर अपने करते हैं तो 25 दूना 50, 300 आ जाएगा और 20 इसके बटे में आ जाएंगे, 0 से 0 कट जाएगी दोनों की, 0 से ये 0 कटने के बाद 30 में 2 का भाग देंगे तो 15 आ जाएगा।
यानी कि 15 बक्से भरे जाएंगे, अतः 15 बक्से भरे जाएंगे। इसी प्रकार से 8वां प्रश्न के अंदर भी अपने को कि एक फैक्ट्री को कुछ वस्तुएं 63 दिन में बनाने के लिए 42 मशीनों की आवश्यकता है, तो उतनी ही वस्तुएं 54 दिन में बनाने के लिए कितनी मशीनों की आवश्यकता होगी। पहले तो आ जाएगा यहाँ पे 63 दिन में बनाने के लिए दिनों की संख्या और मशीनों की संख्या। तो यहाँ तो आ जाएगी अपने मशीनों की संख्या, ऊपर तो लिख देना मशीनों की संख्या और नीचे लिख देना दिनों की संख्या। मशीनों की संख्या और दिनों की संख्या। तो पहले दिनों की संख्या है 63, तो 42 मशीनें चाहिए। अब 54 दिनों के अंदर बनाने के लिए यानी कम दिनों में बनानी है वस्तुओं को, तो मशीनों की संख्या ज़्यादा चाहिए, उसको मान लेते हैं कि x। अतः यह प्रतिलोम समानुपात में है, दोनों को गुना में लिख देंगे, 42 गुना में 63 और बराबर x गुना में 54। अब 42 गुना में 63 और बटे में आ जाएगा 54 और बराबर में x। अभी दोनों को अपने 9 के पहाड़े से काट देंगे, 9 7 63 और 9 6 54 होते हैं। फिर 6 के पहाड़े से 6 एकम 6 और 6 7 42। 7 को 7 से गुना करके अपने पास आ जाएगा 49। अतः 49 मशीनों की आवश्यकता होगी। इसी प्रकार से 9वां प्रश्न है कि एक कार एक स्थान तक पहुंचने में 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलकर 2 घंटे का समय लेती है, 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से उस कार को कितना समय लगेगा। तो ये सेम ही जैसे अभी अपने प्रश्न कर रहे हैं उसी तरीके से इसको भी सॉल्व कर देना है। यहाँ पे तो अपने आ जाएगी चाल और नीचे लिख देना है समय। चाल है किलोमीटर प्रति घंटा में और समय है घंटे में। पहले चाल है 60 किलोमीटर प्रति घंटा और समय लग रहा है 2 घंटे। फिर चाल 80 किलोमीटर प्रति घंटा कर दी उसकी स्पीड, तो अब समय कम लगेगा, तो वही लिखना है, यह प्रतिलोम समानुपात में है। उसके बाद 60 गुना में 2 और बराबर 80 गुना में x। अब 80 गुना वाले इसके बटे में चला जाएगा, इसको सॉल्व करके x का उत्तर है वो आपके पास आ जाएगा। 10वां प्रश्न है, 2 व्यक्ति एक घर में नई खिड़कियां 3 दिन में लगा सकते हैं। 2 व्यक्तियों की संख्या अपने को दे रखी है 2। ऊपर अपने लिख देंगे व्यक्ति या व्यक्तियों की संख्या और नीचे लिख देंगे खिड़कियों की संख्या। खिड़कियों की संख्या और व्यक्तियों की संख्या। पहले कह रहा है कि 3 खिड़कियां यानी कि 2 व्यक्ति हैं और 3 खिड़कियां लगा देते हैं। अब बाद में बोला कि कार्य प्रारंभ होने से पहले एक व्यक्ति बीमार पड़ जाता है। अब एक व्यक्ति बीमार पड़ गया, 2 व्यक्ति थे, एक व्यक्ति बीमार पड़ गया तो एक व्यक्ति बचा, और ये अपने को पता करने कितनी खिड़कियां लगा देगा वो। ठीक है, सॉरी यहाँ पे खिड़कियों की संख्या नहीं, यहाँ पे अपने को दिनों की संख्या लिखनी है, दिनों की संख्या। इसके बाद सेकंड प्रश्न में कि एक दूसरा पॉइंट है, एक ही दिन में खिड़कियां लगवाने के लिए कितने, यानी कि अब खिड़कियों को दिन है वो एक ही दिन में लगाना है, तो कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी। पहले 10वें प्रश्न में इसने बोला कि 2 व्यक्ति हैं और 3 दिन के अंदर खिड़कियां लगा देते हैं, यानी कि 2 व्यक्ति हो गए और 3 दिन में वो खिड़कियां लगा रहे हैं। फिर पहले पॉइंट में बोला कि कार्य प्रारंभ होने से पहले एक व्यक्ति बीमार पड़ गया, यानी कि 2 ही व्यक्ति थे, 2 व्यक्तियों में से एक व्यक्ति बीमार पड़ गया तो एक व्यक्ति बचा। अब यह कार्य कितने दिन के अंदर पूरा होगा वो अपने को बताना है। दूसरे प्रश्न में पूछा कि एक ही दिन में खिड़कियां लगवाने के लिए कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी। अब दिन के एक ही दिन में लगाना है तो व्यक्तियों की संख्या अपने को ज़्यादा चाहिए, तो पहले अपने पहले पॉइंट को सॉल्व करें, तो इसको लिखा जाएगा 2 गुना में 3 और बराबर 1 गुना में x। 2 को 3 से गुना करेंगे 6 बराबर x। तो पहले पॉइंट का आंसर वो आएगा
जो आ जाएगा 6 दिन के अंदर। पहले का उत्तर क्या आ जाएगा, यहाँ लिखना अब यह कार्य कितने दिन में पूरा हो जाएगा, तो अब यह कार्य 6 दिन के अंदर पूरा हो जाएगा। अब यह कार्य 6 दिन के अंदर पूरा हो जाएगा। उसके बाद दूसरे प्रश्न में पूछा कि एक ही दिन के अंदर काम को फिनिश करना है तो कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी, तो इसमें भी लिखा जाएगा 2 गुना में 3 और बराबर 1 गुना में y को 1 से गुना करेंगे y, 2 को 3 से गुना करेंगे 6। तो यहाँ पूछा है कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी, तो यहाँ लिख देंगे 6 व्यक्तियों की आवश्यकता होगी। ठीक है, 6 दिन के अंदर पहले का आंसर 6 दिन आएगा और दूसरे का आंसर 6 व्यक्तियों की आवश्यकता होगी। इसके बाद अपने पास 11वां प्रश्न है, जिसमें बोला है कि किसी स्कूल में 45 मिनट अवधि के 8 कालांश यानी कि 8 पीरियड लगते हैं 45 मिनट के। अब समय तो उतना ही रखना है, लेकिन जो पीरियड्स हैं, जो कालांश है वो 9 कर देने चाहिए। तो एक कालांश है वो कितने मिनट का होगा, कितने समय का होगा। तो अब अपने पास समय उतना ही है लेकिन कालांश बढ़ा दिया गया, तो जो एक कालांश का टाइम है, समय है, वो कम हो जाएगा। तो यहाँ पे अपने लिख देंगे कालांश और नीचे इसके आ जाएगा समय। पहले 8 कालांश है तो 45 मिनट का समय। अब 9 कालांश करने पर कितने मिनट का होगा, तो वो अपने को ज्ञात करना है। अतः यह प्रतिलोम समानुपात में है, प्रतिलोम समानुपात में है। उसके बाद लिखना है 8 गुना में 45 और बराबर में 9 गुना में x। अब ये जो 9 गुना में है वो बटे में चला जाएगा, यानी कि 8 गुना 45 और इसके बटे में 9 और बराबर में x। अब 9 के पाड़े से कट जाएगा 45, 9 एकम 9, 9 पाँच 45 कट जाएगा। 8 को 5 के साथ गुना करें तो 8 पाँच 40, यानी कि 40 मिनट के क्या होंगे, कालांश होगा। यानी कि प्रत्येक कालांश वो कितने का हो जाएगा, 40 मिनट का हो जाएगा। प्रत्येक के नीचे लिख रखा है प्रत्येक कालांश कितने की जगह पे क्या आ जाएगा, कितने की जगह पे आ जाएगा, 40 मिनट का होगा। तो ये थी अपने प्रतिलोम समानुपात की प्रश्नावली 13.2। सभी सवालों को अपने हल कर लिया। अगर आपको सवाल समझ में आए हो तो वीडियो को लाइक करना न भूलें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें और अपने क्लासमेट के अंदर, सहपाठियों के अंदर वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद, शुभ दिन।